नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मुक्ति मिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी सवाल उठता है कि खाएं क्या, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या खाना बेस्ट होगा, तो मोटे मोटे हमारे सामने दो रास्ते उठते हैं। एक रास्ता होता है कि हम शाकाहार की तरफ जाएं और दूसरा रास्ता होता है कि हम मांसाहार की तरफ जाएं। अब निर्भर करता है कि आपका विवेक और आपके अंदर जो चेतना है, वो चेतना का स्तर क्या कहता है। तो जिनकी चेतना अभी बहुत निचले स्तर पर है, वो कहते हैं कि मैं तो वो चीज खाऊंगा जो मेरे शरीर के लिए बढ़िया है, भले ही उस चीज को बनाने में हिंसा हुई हो, किसी जानवर को मारा गया हो या जानवर को तड़पाया गया हो, सताया गया हो। ये होते हैं निचले स्तर के लोग। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हमारे आसपास जो खुद को बोलते हैं फिटनेस फ्रीक हूँ और मेरी तो बॉडी इतनी जबरदस्त है। बहुत सारे जिमर लोग होते हैं, जिम्स करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि मैं वो खाता हूँ जो मेरे शरीर को सूट करे और बस मेरी बॉडी स्वस्थ रहे। भले ही मुझे मांस खाना हो, कुछ भी खाना हो ऐसा जिसमें जानवर को परेशान करा गया हो, तो वो हो जाते हैं। फिर दूसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि मैं वो खाऊंगा जो मेरे शरीर के लिए भी बढ़िया हो, प्लस वो जिस प्रोसेस से बनाया गया हो उस प्रोसेस में कहीं कोई हिंसा, किसी जानवर को परेशान ना करा गया हो, किसी जानवर को ना मारा गया हो। और निसंदेह वो उठी हुई चेतना के लोग होते हैं, जिनकी संख्या इस दुनिया में बहुत कम है। ज्यादातर तो लोग वही हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे बस मिल जाए, मजा आ जाए, बस टेस्ट अच्छा हो, शरीर को बढ़िया लग जाए, कुल मिला के चाहे उसके लिए कुछ भी हो रहा हो, हम उसको देखेंगे भी नहीं। तो आज से अगर हम थोड़ा सा इतिहास में 100-200 साल पीछे जाएं और भारत के संदर्भ में बात करें, तो हम पाते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो शाकाहारी हुआ करता था। खास करके हिंदू वर्ग में बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो शाकाहार पर अपना जीवन यापन करते थे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आजादी मिली और उसके बाद लोगों के पास पैसा वगैरह आ गया है, मनोरंजन के साधन हो गए हैं, तो हम पाते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो शाकाहार से स्थानांतरित होकर मांसाहार पर आ चुका है। डेटा के अनुसार लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो मांसाहार करते हैं भारत में, और उनका संबंध किसी विशेष धर्म से तो है भी नहीं। हर धर्म के लोग मांसाहार कर रहे हैं। तो जब भी मैं किसी मांसाहारी व्यक्ति से मिलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई तुम मांसाहार करते क्यों हो, क्यों किसी जानवर को मारते हो, क्यों उसकी लाश चबा रहे हो, क्यों उसका मांस चबा रहे हो, तो बहुत कुछ कॉमन तर्क ऐसे हैं। अब मैं उनको तर्क कहूं या कुतर्क कहूं वो अभी देख लेंगे हम। तो बहुत सारे लोग अपनी तरफ से कुछ तर्क देते हैं, और कुछ कॉमन से ही तर्क हैं, मिला जुला के 5-7 वो तर्क हैं जो लोग बताते हैं कि भाई हम तो चिकन इसलिए खाते हैं, हम तो मांस इसलिए खाते हैं। तो आज हम उन्हीं तर्कों पर बात करेंगे और एक एक तर्क का खंडन करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं कि मांसाहारी लोग मांस खाने के पीछे कौन कौन से तर्क देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा और मेन तर्क है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम उन जानवरों को नहीं खाएंगे तो जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी इस दुनिया में। तो हम लोग तो भैया फूड चेन को मेंटेन करते हैं। एक तरीके से वो कहते हैं कि अगर हम मुर्गा नहीं खाएंगे ना इस दुनिया में, तो मुर्गा नहीं खाएंगे तो क्या होगा, रोड पर मुर्गे मुर्गे नजर आएंगे, लोगों से ज्यादा जानवर नजर आएंगे हमें इस दुनिया में। तो एक तरीके से जानवर खाकर हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं। हमसे बड़ा समाज सेवी कौन हो सकता है। तो उन लोगों को मैं एक बात कहूंगा कि अगर हम, मान लीजिए बिस्किट है, अगर हम लोग बिस्किट खाना बंद कर दे तो बताओ क्या होगा। क्या बिस्किट मार्केट में बढ़ जाएंगे? नहीं, उल्टा ये होगा कि जो फैक्ट्री, जो कंपनी उस बिस्किट को बना रही है, वो बिस्किट बेचना बंद कर देगी, वो बिस्किट बनाना ही बंद कर देगी। बिकॉज डिमांड अगर किसी चीज की खत्म हो जाए तो सप्लाई अपने आप डाउन हो जाएगी। तो मांस के संदर्भ में भी बिल्कुल डिमांड और सप्लाई का नियम चलता है। अगर हम मांस की डिमांड कर दें, डिमांड बंद कर दें, तो जिन पोल्ट्री में या जिन बूचड़ खानों में ये सब चीजें चलती हैं जहां मांस वगैरह बनता है, पैक करके भेजा जाता है, तो क्या होगा, वहां पर जानवर कटना भी बंद हो जाएंगे। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि या तो लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि दरअसल ये जानवर आते कहाँ से हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनती है, बिस्किट बन रहा है, आटा बन रहा है, उसी तरीके से बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहां पर जानवरों को पाला जाता है, ब्रीडिंग कराई जाती है और बेच दिया जाता है कटने के लिए। तो सेम तो प्रोसेस है। तो अगर हम उनको खाना बंद कर दें, अगर हम उनको ना मारें, तो क्या होगा, पीछे से फिर उनकी सप्लाई ही बंद हो जाएगी, फार्मिंग वाले फार्मिंग ही नहीं करेंगे उनकी। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम जो जानवर खा रहे हैं वो दरअसल ऐसे ही किसी जंगल से उठ के आ गया था और हमने उसको काट के बना लिया। नहीं,
आप उनको खा रहे हो, क्यों? पीछे से इसीलिए तो वो आ रहे हैं, उनको पैदा करा जा रहा है बड़े बड़े फार्म्स में, तो तभी तो वो चीज हम खा पा रहे हैं ना। अगर हम खाना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा? फार्मिंग ही उनकी बंद हो जाएगी, बिल्कुल पीछे से ना ब्रीडिंग होगी, इनके बड़े बड़े जो फार्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये कहना बड़ी मूर्खता की बात होगी कि अगर हम उनको खाना बंद कर देंगे तो समाज में जानवर ज्यादा हो जाएंगे इंसानों से। बिल्कुल गलत तर्क है। उल्टा होगा ये कि अगर हम खाना बंद कर दें तो पीछे से फैक्ट्रीज में इनकी ब्रीडिंग ही बंद हो जाएगी। तो ये तर्क बिल्कुल बेकार है कि आप बहुत बड़े समाज सेवी हो इसमें। दूसरा, मांस नहीं खाएंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। ये भी एक तरह से मूर्खता का ही तर्क है। बहुत सारे हमारे ही भारत में और बाहर भी बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे वर्तमान में ही बॉडी बिल्डर्स भी हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन उन लोगों ने एक देखने दिखाने लायक जबरदस्त बॉडी बनाई है। तो वो उस बात का प्रमाण है कि अगर आप मांस नहीं भी खाएंगे तो भी आप अपना शरीर मजबूत और सशक्त रख सकते हैं। दूसरा, यदि आप गूगल करना जानते हैं तो आप चेक करें जरा न्यूट्रिशनल वैल्यूज। आप वेज में बहुत सारी दाल हैं, सोयाबीन है, उड़द की दाल है, या फिर चने की दाल है, बहुत सारी दालें हैं, सोयाबीन है। तो ये सब क्या है? आप अगर इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि इनके भीतर प्रोटीन की मात्रा चिकन मटन वगैरह से काफी ज्यादा है। तो अगर आपको बॉडी ही बनानी है तो उनको छोड़कर दाल खाओ ना। तो ये भी कहना मूर्खता वाली बात होगी कि मांस में ही तो ताकत होती है। मांस में जरूरी नहीं है, आप वेज खाइए, वेज में भी आपको उतना, इवन उससे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। आप जज करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो दालें होती हैं या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर प्रोटीन या फिर अदर न्यूट्रिशंस नॉन वेज की मामला में ज्यादा होते हैं। इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूँ कि इसमें उल्टा मांस खाने वालों को नुकसान है, क्योंकि अब जो आप मांस खा रहे हो, जो जानवर कटता है वो फार्म से आता है, और फार्म में आजकल केमिकल्स वगैरह हैं, केमिकल का उनको खाना खिलाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के केमिकल्स उनकी बॉडी में जाते हैं। आप यदि हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मांस खाने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शाकाहारी व्यक्ति में कभी हो ही नहीं सकती। उनको वो बीमारियां सिर्फ उनके मांस खाने की आदत के कारण ही हुई है। तो उल्टा आज के समय में तो जो मांस होता है वो तो बीमारी का कारण हो रहा है, आपको वो ताकत कहाँ दे रहा है? तो ताकत भी यदि चाहिए और शुद्ध खाना भी आपको चाहिए तो वो आपको शाकाहार में ही मिल रहा है। तीसरा इसमें तर्क है कि अगर कभी ऐसी जगह फंस गए जहां वेजिटेरियन अवेलेबल हो ही ना, वेज अवेलेबल हो ही ना, लोग ऐसी एक अपनी कल्पना शक्ति दौड़ाते हैं और कहते हैं कि भैया सोचो, अगर हम किसी आइलैंड पर फंस जाएं जहां पर कोई भी चीज ना हो, कुछ भी खाने के लिए ना हो, ना सब्जी हो ना रोटी हो, तब तो हमें जानवर को ही खाना पड़ेगा ना भैया। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि देखो, अगर कभी ऐसी स्थिति में तुम पड़ गए कि तुम कहीं फंस गए अकेले और वहां वेज अवेलेबल नहीं है, तो भाई खा लो, जानवर को मार के खा लो, कोई पाप नहीं हो गया। जैसे जंगल में शेर के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसकी बॉडी ही इस तरह से डिजाइन नहीं है कि वो वेज को पचा पाए, तो शेर के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे हिरण को मारना ही पड़ता है। तो यदि तुम्हारे पास ऐसा हो कि कोई विकल्प ना हो तो भैया खा लो, तब उस समय कोई पाप नहीं हो गया है उस चीज में। लेकिन मैं उन लोगों से ये भी पूछता हूँ कि बताओ कितने परसेंट चांसेस हैं कि तुम जंगल में जाकर फंसोगे ही? कभी जंगल तो तुम जाते हो नहीं। हो सकता है लाखों करोड़ों में कोई 10 लोग या 2 लोग ऐसे हुए हों जो कभी जंगल में जाकर ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हों। हम सब तो शहर में, गांव में रहने वाले लोग हैं, हमें जंगल कहाँ जाना होता है। तो जंगल में जाना और वहां फंस जाना, इसकी यदि हम प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे तो 0.001% ही बनेगी। और इतने कम चांसेस को सही ठहराने के लिए आप लोग पूरी जिंदगी मांस खा रहे हो। अभी तो हम लोग कहाँ पर हैं? सभ्यता में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास विकल्प है ना। एक तरफ मेरे सामने चावल है, अनाज है, एक तरफ मेरे सामने मांस है। तो जब मेरे पास विकल्प है वेज खाने का अभी, तो मैं वेज क्यों ना खाऊं? क्यों मैं किसी जानवर को मारूं अपने लिए? अगर कभी जंगल में ऐसी स्थिति पड़ जाए कि भाई खाना पड़ रहा है तो खा लो, कोई विकल्प ही नहीं है भाई, या तो खुद मरोगे या उसको मारोगे। तो जहां विकल्प आ जाए जंगल में तो जंगल का नियम चला लो कि भैया मैं बचूंगा। पर शहर में रहकर आप जंगल का नियम थोड़ी ना चला लोगे। तो ये भी बिल्कुल महामूर्खता का तर्क है। वेज अवेलेबल है ना अभी शहरों में। अगला जो तर्क है कि भगवान ने या प्रकृति ने मुझे कैनाइन्स दिए हुए हैं, ये 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कैनाइन है जिनसे हम मांस फाड़ते हैं, तो अगर ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें वेजिटेरियन ही बनाया होता तो ये कैनाइन हमें दिए क्यों होते? मतलब ईश्वर भी चाहता है कि हम लोग मांस खाएं। तो
तो इसमें देखो ये भी नालायकियत का ही तर्क है। पहली बात, जो हमारे कैनाइन है वो उतने नुकीले, उतने बड़े हैं नहीं कि हम उससे मांस फाड़ पाते हो। ये सिर्फ अब नाम के कैनाइन रह गए हैं। हमारे कैनाइन किसी गुरिल्ला के जैसे या किसी शेर और चीता वाले तो है नहीं कि हम उनसे मांस फाड़ पाए। ये किसी काम के तो है नहीं। अगर हमें कुछ खाना भी होता है तो ज्यादातर हम अपने पिछले दांतों का उपयोग करते हैं, ना कि इनका उपयोग करते हैं। और दूसरी बात ये कि 1% मैं मान भी लूं कि कैनाइन से हम मांस ही फाड़ते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कैनाइन है तो मैं मांस खाना शुरू कर दूंगा? उदाहरण के लिए, अगर मेरे नेल्स अगर बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं तो मैं उससे के जानवर के पेट में गड़ा दूं? मतलब जो भी मेरे पास कुछ है तो मैं उसका यूज करूंगा ही करूंगा। ये थोड़ी ना कोई इंसानियत वाली बात हुई। करने को तो मैं ना जाने कुछ भी कर दूं। करने को तो कोई इंसान अगर रोड पे जा रहा हो, मैं उसको थप्पड़ भी मार सकता हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर मैं मार थोड़ी ना देता हूँ। तो सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मैं कर पा रहा हूं तो उसको मैं कर ही दूंगा, ये इंसान होने की निशानी थोड़ी ना है। चेतना, विवेक है या नहीं है? कोई चीज करना सही है या गलत है वो हम सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? या सिर्फ कोई चीज मेरे पास है, उदाहरण के लिए मेरे हाथ में चाकू है मान लो, तो चाकू है, उस चाकू से मैं सब्जी भी काट सकता हूँ, उस चाकू से मैं किसी के पेट में उसका कत्ल भी कर सकता हूँ। तो मेरा विवेक डिसाइड करेगा ना कि उस चाकू को खीरे पर चलाना है या किसी के पेट में चलाना है। तो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कैनाइन है तो मैं मांस फाड़ना शुरू कर दूं? कैनाइन से भी ऊपर बुद्धि है या नहीं है? तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करो ना, कैनाइन का इस्तेमाल करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में या हमारे घर में तो भैया नॉनवेज चलता ही चलता है, बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में बलि की परंपरा बहुत समय से, पुराने समय से थी, अब तो ना के बराबर है पर है अभी भी। बकरीद चलती है इस्लाम में। इस्लाम में तो लगभग हम 100% जनसंख्या को ही कह सकते हैं कि वो मांसाहारी होते हैं। और नवरात्रों में हम बंगाल में देखते हैं कि वहां पर बलि परंपरा आज भी बहुत ज्यादा चलती आ रही है। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि धर्म में चलता है तुम्हारे, ऐसा मत कहो। धर्म के नाम पर आप चला रहे हो, ऐसा कहो। धर्म ने या किसी ईश्वर ने आकर थोड़ी कह दिया था तुमसे कि तुम जानवर को मारो। और ये जितनी भी पुस्तकों का लोग हवाला देते हैं कि हमारी तो पुस्तक में ये बात लिखी हुई है, ये पुस्तक भी तो किसी ना किसी इंसान ने ही लिखी होगी ना। हो सकता है जिस समय पुस्तक लिखी गई हो उस समय मांसाहार की जरूरत पड़ती हो, उस समय हो सकता है वहां वेजिटेरियन अवेलेबल ना हो, पर आज तो हमारे पास वेज अवेलेबल है ना। पर उल्टा हुआ है इसमें, लोगों ने धर्म शास्त्रों को भी अपने स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से क्या कर लिया है, मॉडिफाई। मतलब धर्म के हिसाब से खुद तो मॉडिफाई हुए नहीं, पर धर्म शास्त्रों को अपने हिसाब से चेंज कर लिया, जिससे कि हमारी इच्छाएं पूर्ति हमेशा लगातार चलती रहे। तो धर्म में नहीं चलता, धर्म के नाम पर इंसान चलाता है। कोई ये ना कहे कि ऊपर से आदेश आया हुआ है इसीलिए मैं ये खा रहा हूं। उदाहरण के लिए बहुत सारे इस्लामी मुझे कह देते हैं कि भैया हमारे इस्लाम में तो चलता है ये। तो मैं उनसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि अगर आप मांस भक्षण ना करें, अगर आप मांस ना खाएं, तो फिर क्या आप मुसलमान नहीं हैं? वो चुप हो जाते हैं। तो जब मांस ना खाकर भी इस्लामी रहा जा सकता है, मुसलमान रहा जा सकता है, तो फिर क्यों खाना? और देखो यही चीज हिंदू धर्म में भी चलती है कि भैया बलि चलती है हमारे यहाँ, तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो बलि देते हैं। तो मैं कहता हूं कि तुम्हें कौन सी देवी मैया का वो आया था ऊपर से फरमान? तुम्हें किसने बता दिया कि देवी मैया इस जानवर को मार रही है? अब जिस तरह से तुम इंसान उस माँ के बच्चे हो, देवी के बच्चे हो, उसी तरीके से वो जो जानवर हैं वो भी तो उन्हीं की संतान है या नहीं है? तो कोई भी माँ अपने बच्चों की ही बलि थोड़ी ना मांगेगी। और बलि देने का इतना ही शौक है तुम लोगों को तो खुद लेट जाओ वहां पे जाके, चलवाओ छुरा अपने ऊपर और जाओ सीधा स्वर्ग। तो बड़ा नालायकियत का तर्क है कि हमारे धर्म में तो चलता है, धर्म के नाम पर चलाते खुद हैं और टेस्ट लेते हैं, मजे उड़ाते हैं, भोगी भोग करते हैं मांस का बढ़िया तरीके से। तो बड़ा नालायकियत का तर्क है। एक अगला तर्क है इसमें, कुतर्क है, पेड़ों में भी तो जान होती है। वो लोग कहते हैं कि देखो हम तो जानवर खाते हैं पर तुम लोग तो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ कर खा जाते हो, फसल बर्बाद कर देते हो, पेड़ों में भी तो जान होती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ ये बात सच है कि पेड़ों में भी कॉन्शियसनेस, जान होती है। यानी अगर हम किसी पेड़ को उखाड़ कर खा रहे हैं तो एक तरह से हिंसा तो वो भी है। पर इसमें देखो हिंसा है, लेकिन वो हिंसा एक तरह से मिनिमम हिंसा है। एक तरफ मान लीजिए मैंने एक पेड़ को उखाड़ के खा लिया और एक तरफ मैंने एक मुर्गा खा लिया, तो तुलना करो कि हिंसा किसमें ज्यादा बड़ी है। अच्छा, हिंसा किसमें ज्यादा है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चेतना किसमें ज्यादा थी। तो नो डाउट पेड़ में और मुर्गे में अगर कंपेयर करें तो ज्यादा ज्यादा चेतना किसमें थी, मुर्गे में थी, वो तो जीवित है।
उसके अंदर तो पूरा नर्वस सिस्टम है, दर्द भी फील होता है उसको। तो जिसमें ज्यादा चेतना, हिंसा उस केस में ज्यादा होगी ना। नो डाउट पेड़ खाने में हिंसा है। अगर मैंने एक पेड़ उखाड़ लिया और खा लिया तो वहां पर मैंने हिंसा करी, लेकिन वो हिंसा एक मिनिमम हिंसा है, न्यूनतम है। अगर वो हिंसा भी हम नहीं करेंगे तो फिर अपना शरीर ही नहीं चला पाएंगे, फिर तो मर जाएंगे। लेकिन जानवर को ना खाने का विकल्प तो है ना अभी हमारे पास। तो पेड़ों में भी जान होती है, ये एक तरह का क्या है, मांस खाने का एक तर्क है ये, कि भाई हम मांस खाते रहें और बस दूसरों पर इल्जाम लगा दो कि भाई हिंसा तो तुम भी कर रहे हो। नो डाउट शाकाहारी लोग भी हिंसा करते हैं, लेकिन वो हिंसा जरूरी हिंसा है, उसके बिना वो बेचारा चल ही नहीं पाएगा। और देखो जितने भी लोग कहते हैं पेड़ों में भी तो जान होती है, उनसे एक सवाल ये हो जाता है कि आप जिस जानवर को खा रहे हो पहले ये बताओ कि वो जानवर बड़ा कैसे हुआ। उसको भी तो पहले बहुत सारे पेड़ खिलाए गए होंगे ना। उदाहरण के लिए सपोज दैट एक बकरा है और 5-6 साल उसकी एज है, और 5 साल का है और मान लो उसका वजन है 50 किलो। तो सोचिए कि 5 साल में सबसे पहले उसने पेड़ कितने खाए होंगे। हजारों की संख्या में पहले उसने पेड़ खाए होंगे, और तब जाके वो 50 किलो का एक बकरा तैयार हुआ। और जब उसको काटेंगे तो उसमें 50 किलो की जगह 40 किलो ही या 35 किलो ही मांस निकलेगा। तो सोचो 5 साल आपने उसे टनों क्या खिलाया, अनाज खिलाया, पेड़ पौधे खिलाए, तब जाके आपको 35 किलो क्या मिला, मांस मिला। तो एक तरह से ये तो प्रकृति पर पूरा का पूरा बोझ हुआ। आपने 35 किलो मांस बनाने के लिए ना जाने कितने हजार किलो पेड़ कटवा दिए, या आपने फसल बर्बाद करवा दी। तो ये तो एक तरह से प्रकृति पर भी बोझ हुआ। अगर मैं मान लीजिए एक पेड़ खाता हूं, 1 किलो सपोज दैट मैंने अनाज खाया, तो मैंने हिंसा करी 1 किलो के बराबर। लेकिन यदि आप 1 किलो मांस खा रहे हो तो आपने हिंसा 30-40 किलो के बराबर करी है। क्योंकि उस 1 किलो मांस को तैयार होने में सोचिए कितना पानी लगा होगा और कितना अन्न लगा होगा, तब जाके वो मांस तैयार हुआ है। और इसमें एक आंकड़ा भी है, अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा कि दुनिया में ज्यादातर जो खेती होती है ना, वो शाकाहारियों के लिए तो होती भी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि उसमें खेती में जो अनाज हो पहले उसे जानवरों को खिलाया जाए, और फिर जानवर कटने के लिए जाएं और लोगों की मांस की भूख शांत हो सके। दुनिया में ज्यादातर जो खेती है वो मांसाहारियों के लिए होती है, और उन खेतों को बनाने के लिए पहले बहुत ज्यादा जंगल काटने पड़ते हैं। तो जितने भी मांसाहारी लोग हैं वो डिफोरेस्टेशन का एक क्या है, जिम्मेदार है। इल्जाम है उन पर कि आप लोगों की वजह से पेड़ कट रहे हैं। अगर लोग मांसाहार बंद कर दें तो बहुत सारी जमीन तो ऐसी भी है इस दुनिया में जिसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेजिटेरियंस को इतने ज्यादा कोई बहुत ज्यादा संसाधन नहीं चाहिए। ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है मांसाहारियों को, क्योंकि वो पहले जानवरों को बड़ा करना पड़ता है। बकरा तो चलो बहुत छोटा भी है, आप सोचो कि एक 500 किलो का कोई भैंसा है, तो 500 किलो का वजन करने के लिए उसको ना जाने सैकड़ों टन पहले खिलाना पड़ा होगा, तब जाके उसका वेट बना। तो ना जाने कितने खेत के खेत उस अकेले बकरे ने खाए होंगे, और उस मटन सॉरी उस भैंसे ने खाए होंगे। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो भैंस होती हैं या फिर जो गायें होती हैं, इनकी बॉडी से या नाक से मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा क्या है, कंट्रीब्यूटर है। ये हम देख रहे हैं कि दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बर्फ पिघल रही है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर मीथेन गैस भी है। और ये मीथेन गैस आती है जानवरों की बॉडी से, खास करके कैटल्स से। तो पेड़ों में भी तो जान होती है, ये भी एक बचने का तरीका है मांसाहारियों का। एक होता है यौन शक्ति कम हो जाती है, कि भैया हम शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे, या फिर आपको यौन शक्ति ज्यादा चाहिए। जो काम वासना से ग्रसित लोग होते हैं, जिनके मन में वासना ही वासना घूमती रहती है, वो कहते हैं कि अगर हम बकरा नहीं खाएंगे, बकरे का ये नहीं, कलेजा नहीं खाया, ये नहीं खाया, तो हमारी क्या हो जाएगी, शारीरिक क्षमताएं कम हो जाएंगी, फिर हम संबंध नहीं बना पाएंगे दूसरों से। ये तर्क आता कहाँ से है, जो काम वासना से बहुत ज्यादा ग्रसित लोग हैं। तो पहली चीज ये कहूंगा कि ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, साइंटिफिक स्टडीज नहीं हुई है कि जो मांसाहारी लोग होते हैं वो ही ज्यादा अच्छे से, मतलब यौन शक्ति उन्हीं की ज्यादा होती है और शाकाहारियों की कम होती है। और 1% में अगर मान भी लो कि मांसाहारियों की यौन शक्ति ज्यादा होती है, तो भी क्या बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या हम किसी जानवर को काट दें, जानवर को मार दे, इतने स्वार्थी हो गया है इंसान। तो ये भी एक मतलब क्या है, कुतर्क ही कहूंगा मैं, कि सिर्फ अपने लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए,
शरीर की शक्ति के लिए या अपनी यौन शक्ति को बनाए रखने के लिए मैं किसी दूसरे जानवर को काट दूं। ये तर्क तो जंगल में अगर शेर कहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, शहरों में इंसान कहे तो वो भी जानवर समान ही है। तो ये मोस्ट कॉमन तर्क हैं जो लोग देते रहे हैं मांस खाने के पीछे। और मैं उन लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि इंसान जो है उसके पास विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं, वेज खाएं या नॉन वेज खाएं। तो वेज की तरफ जाओ, विनम्र बनो। और दूसरी तरफ आप अगर मांस भक्षण करते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं तो पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और दूसरी तरफ तुम्हारी वजह से जानवर बिलख रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप सिर्फ पाखंडी हो, धार्मिक आप कहीं भी नहीं हो। और भारत में मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर धर्म के नाम पर सिर्फ पाखंड चल रहा है। एक तरफ तो जीव का स्वाद लिए जा रहे हैं लोग, जानवर कट रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका धर्म का जो चल रहा है सिस्टम पूरा चल रहा है, बस खुद को धार्मिक घोषित किया हुआ है लोगों ने। और धार्मिक यदि हमें कहलाना है ना, तो बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं शाकाहार करूं और जानवरों को ना मारूं। हमें देखना पड़ेगा हमारी जिंदगी में कि जितने भी हम काम करते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, हम उस काम से बचे जिसमें जानवरों का शोषण होता है। जैसे बात सिर्फ खाने की थोड़ी ना है, बात तो कपड़े पहनने की भी है। कपड़ों में क्या होती है, ऊन होती है कई बार। तो जो ऊन होती है, ऊन भी कहाँ से आती है, भेड़ों से ही तो आती है ना। और जो भेड़ होती हैं, हम जानते हैं कि भेड़ों से ऊन उतरती है, और जब वो भेड़ बूढ़ी हो जाती हैं, ऊन वगैरह उनसे नहीं मिल पाता, तो क्या होता है, बाद में भेड़ों को भी मार दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेदर यूज करते हैं, फैशन दिखाते हैं दुनिया को, देखो मेरे पास लेदर जैकेट है, लेदर के शूज हैं, लेदर पर्स है, चमड़ा। तो जरा देखो ध्यान से कि वो चमड़ा आता तो आता कहाँ से है। चमड़ा समझते हैं ना, जानवरों की स्किन को खींचा जाता है, गाय की, भैंस की, तब जाके वो हमें चमड़ा प्राप्त होता है। तो एक तरफ आप चमड़ा पहन रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, धर्म का मतलब ठेकेदारी कर रखी है आप लोगों ने कि भैया हम तो धार्मिक है बहुत बड़े। तो ये पाखंड है आप लोगों का जो एक बात कह रहे हैं। तो धार्मिक भी यदि हमें होना है तो हमें जानवरों को मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, जानवरों को बचाना चाहिए, उल्टा करुणा होनी चाहिए हमारे मन में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारे के सारे तर्क समझ आए होंगे। और यदि खुद भी धार्मिक बनना है तो बचना चाहिए हमें जीव हत्या से, जीव हिंसा से। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्ते।